दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह बहुत ही मजेदार है। मुझे यकीन है कि आप बहुत हंसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत प्रोटैगनिस्ट के दरवाजा खोलने से होती है, जहां वह अपनी गर्लफ्रेंड को एक बिगड़े हुए रिच किड के साथ पाता है। वह कहती है कि अब जब उसने सब कुछ देख लिया है तो वह उससे ब्रेकअप करने जा रही है। और फिर वह चिल्लाना शुरू कर देती है, यह कहते हुए कि वह गरीब है और उसे उसे अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में नहीं चुनना चाहिए था। फिर वह उसे बाहर निकाल देती है और दूसरे लड़के के साथ जारी रहती है। प्रोटैगनिस्ट रोते हुए घर पहुंचता है और जब उसे इसकी कम से कम उम्मीद होती है तो उसे अपने सेल फोन पर एक नोटिफिकेशन मिलता है। यह चुकल बेचारा सोचता रहता है कि यह उसकी गर्लफ्रेंड है जो पछता रही है और उसे मैसेज भेज रही है। लेकिन नहीं, दरअसल यह एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन है जिसमें पूछा गया है कि क्या वह अपडेट करना चाहता है। तो वह बटन पर क्लिक करता है और अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर देता है। कुछ समय बाद वह पागलों से भरे एक ग्रुप में होता है। उनमें से कुछ के नाम लॉर्ड ऑफ थंडर, मदर ऑफ लाइटनिंग, ऑलमाइटी गॉड ऑफ मिरेकल्स और अन्य पागल जैसे नाम हैं। वह सोचता है कि वे सिर्फ अजीब लोगों का एक झुंड है और व्हाट्सएप के इस ग्रुप पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। हालांकि उसे गॉडेस ऑफ वेल्थ से एक नोटिफिकेशन मिलता है और जब वह उसे छूता है तो एक लिफाफा खुलता है। ऐसा लगता है जैसे उसने एक मेरिट पॉइंट कमाया हो। आने वाले अनगिनत मैसेजेस की वजह से उसका सेल फोन बजने लगता है और वह उन लोगों को काफी मजेदार समझने लगता है क्योंकि वे वहां जो मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं। फिर उसे एक नया नोटिफिकेशन मिलता है जो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट है। इस व्यक्ति का नाम जेड बनी है और वह सोचता है कि क्या ये लड़की फोटो जैसी ही दिखती है, क्योंकि उसे वह बहुत सुंदर लगी थी। फिर वह उससे पूछती है कि क्या वह उसकी नहाते हुए फोटो देखने के लिए 10 मेरिट पॉइंट्स खर्च करना चाहता है। उसे पहले ही लगता है कि यह एक ट्रैप है। हालांकि वह उसके भुगतान किए बिना ही उसे यह फोटो भेज देती है। और लियो, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, उस फोटो पर क्लिक करता है और जो देखता है उससे शॉक्ड रह जाता है। तभी उसका एक दोस्त यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री में आता है और कहता है कि उसके पास अर्जेंट न्यूज है। सिंगर लिली, जो यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है, पास के बार में गा रही है। दोस्त के जाने के बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक रहस्यमयी किताब मिलती है। यह किताब अचानक कहीं से आ जाती है और उसे यह थोड़ा अजीब लगता है। बार पहुंचने पर वह लिली को गाते हुए पाता है। वह सच में बहुत खूबसूरत है। लियो के दोस्त यहां तक कहते हैं कि वह शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है और यहां तक कि प्रोटैगनिस्ट लियो भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह खुद को रोक नहीं पाता। जब लिली गाना खत्म करती है तो एक बुली उसके पास आता है और कहता है कि वह ड्रिंक के पैसे देगा। वह उसके साथ अनप्लेजेंट होने लगता है और बार के बाकी लड़कों को दुख होता है क्योंकि चेस नाम का यह बुली उसे अकेला नहीं छोड़ रहा। और इस वजह से कोई कुछ नहीं करता और वे बस देखते रहते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट हालांकि महसूस करता है कि वह मुसीबत में है, इसलिए वह खड़ा हो जाता है। उसका दोस्त उसे रोकने की कोशिश भी करता है, यह कहकर कि वह इस बुल्ली को नहीं हरा पाएगा। इस बीच चेस उसकी ड्रेस की स्ट्रैप तोड़ देता है, जिससे उसके स्तनों का कुछ हिस्सा एक्सपोज्ड रह जाता है। इस स्थिति से नाराज होकर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी जैकेट उसके ऊपर फेंक देता है ताकि वह खुद को ढक सके। फिर वह खुद को बुली के सामने झोंक देता है। फिर चेस पूछता है कि यह लड़का कौन है और इसी पल प्रोटैगनिस्ट उसके प्राइवेट पार्ट्स पर लात मारता है, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगता है। लियो फिर इस खूबसूरत लड़की की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और दोनों वहां से जितनी जल्दी हो सके भाग जाते हैं और बुलीज उनका पीछा करने लगते हैं, उन्हें मारना चाहते हैं। लियो के दोस्त नाटक करते हैं कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, कि वे प्रोटैगनिस्ट को नहीं जानते। भागते समय लियो लड़की से पीछे न देखने के लिए कहता है। लियो को याद आता है कि उसने पहले एक किताब पढ़ी थी जिसमें सेलेस्टियल म्यूजिक नाम की शक्ति का जिक्र था। वही किताब जो डॉर्मेट्री में अचानक दिखाई दी थी। फिर वह बुली की ओर मुड़ता है और जब चेस उसे मचेटी से मारने वाला होता है तो प्रोटैगनिस्ट एक बेहद शक्तिशाली चीख निकालता है जो बुलीज को बहुत दूर फेंक देती है, जिससे वे सब हवा में उड़ने लगते हैं। लड़की हैरान रह जाती है और लियो उसे उठाता है और वहां से जितना हो सके दूर ले जाता है। वह उसे जमीन पर रखता है और कहता है कि अब वे सुरक्षित हैं और वह उसे धन्यवाद देती है। लियो सोचता रहता है कि वह कितनी सुंदर है और उसे उसकी जैकेट रखने के लिए कहता है, क्योंकि बहुत रात हो गई है और बहुत ठंड है। फिर वह कहती है कि वह इसे अगले दिन लौटा देगी और लियो मान जाता है। फिर लड़की उसके चेहरे पर किस करती है और शर्माकर भाग जाती है। इस बीच वह वहां अपनी नाक से खून बहते हुए रह जाता है।
अगली सुबह उसका दोस्त पूछता है कि वह जीवित कैसे बचा, क्योंकि वह चेस और उसके गुर्गों से भाग रहा था। जब लियो क्लासरूम में पहुंचता है तो वह लीफ को देखता है, जो एक बिगड़ा हुआ रिच किड है, वही कहानी की शुरुआत वाला, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। वे कमरे की आखिरी कतार में मेकिंग आउट कर रहे होते हैं। वह इससे थोड़ा परेशान होता है, लेकिन वह अपनी उदासी न दिखाने का फैसला करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वे नोटिस करें। फिर बिगड़ा हुआ रिच किड लीफ लड़की से कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड आ गया है, और वह उसे सुधारती है, कहती है कि वह एक्स बॉयफ्रेंड है क्योंकि उसे उसके जैसे गरीब लोग पसंद नहीं हैं, और वह केवल लीफ जैसे अमीर लोगों को पसंद करती है। फिर वे वहां प्रोटैगनिस्ट का मजाक उड़ाने लगते हैं। अमीर बच्चे को लगता है कि लिली उसे ढूंढने के लिए वहां आई है, क्योंकि वह हर जगह देख रही है, जैसे कि वह सच में किसी को ढूंढ रही हो। फिर वह यह सोचकर खड़ा हो जाता है कि वह उसकी वजह से वहां आई है, क्योंकि वह खुद को हैंडसम और अमीर समझता है। फिर वह उसके ठीक बगल से गुजरती है और प्रोटैगनिस्ट की टेबल पर जाती है, और वहां के बाकी सभी छात्र इसके बारे में गपशप करने लगते हैं। वे विश्वास नहीं कर पाते कि वह प्रोटैगनिस्ट जैसे लूजर पर ध्यान दे रही है। लिली उसकी जैकेट एक बैग के अंदर लेकर आई और कहती है कि उसने इसे धो दिया है। फिर प्रोटैगनिस्ट अपनी शर्ट पर उसकी अच्छी महक महसूस करता है। फिर दूसरे छात्र गपशप करने लगते हैं कि शायद प्रोटैगनिस्ट ने टिफनी को छोड़ा था ना, कि इसका उल्टा, जैसा कि वह स्कूल में सभी को फैला रही थी। और अमीर बच्चा गुस्सा हो जाता है और शिकायत करने लगता है। फिर वह प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि क्या वह जानता है कि यह लड़का कौन है, और लियो कहता है कि वह नहीं जानता। फिर लिली पूछती है कि क्या वह सिर्फ जैकेट वापस करने आई थी, और वह कहती है कि वास्तव में एक और कारण है। फिर शर्माते हुए वह पूछती है कि क्या वह उससे एक फेवर मांग सकती है, और वह हमेशा की तरह एक रास्कल की तरह मेज पर हाथ मारता है और कहता है कि वह उसके लिए कुछ भी करेगा। फिर वह कहती है कि वह सीधे मुद्दे पर आएगी और पूछती है कि क्या वह उसे वह चीख सिखा सकता है जो उसने कल दी थी, जिससे चेस उड़ गया था। चूंकि वह एक सिंगर है, वह यह टेक्निक सीखना चाहेगी। लियो कहता है कि वह उसे तभी सिखाएगा जब वह उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार होगी, और वह स्वीकार कर लेती है। यह बहुत आसान था। वह यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की को सिर्फ इसलिए डेट करने में कामयाब रहा क्योंकि वह उसे एक म्यूजिक तकनीक सिखाने वाला था, और फिर वह ट्रेनिंग करने के लिए आज रात म्यूजिक रूम में मिलने का इंतजाम करती है, और कमरे के सभी लड़के जलन के मारे रोने लगते हैं। म्यूजिक रूम में हर कोई वहां ट्रेनिंग कर रहा है, जबकि लियो व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर रहा है। फिर वह ग्रुप के इन पागल छात्रों के साथ मैसेजेस का आदान प्रदान जारी रखता है। यह अमीर बच्चा प्रोटैगनिस्ट की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक निश्चित हुक्स की चापलूसी करने लगता है, जो यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा म्यूजिशियन है। वह एक बहुत ही जर्क कैरेक्टर दिखता है। वह वहां हर किसी को नीचा दिखाता रहता है। फिर वह नोटिस करता है कि लिली आ गई है और उसकी चापलूसी करने के लिए दौड़ता है, क्योंकि वह बहुत सुंदर है। दूसरे छात्र गपशप कर रहे हैं कि हुक्स और लिली एक सुंदर जोड़ी बनाते हैं। हालांकि लिली तुरंत हुक्स को जवाब देती है कि वे इतने इंटीमेट नहीं हैं कि वह उसे लिली बुलाए। फिर यह हुक्स कहता है कि अगर वह उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाए तो वह उसे सिंगिंग कॉन्टेस्ट जितवा देगा, क्योंकि वह एक जज का दोस्त है। वह मना कर देती है और कहती है कि वह अपने दम पर जीतना चाहती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे ट्रेन करेगा। फिर हुक्स नाराज होकर कहता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वह लियो के पास दौड़ती है और उसे गले लगाकर कहती है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है, और म्यूजिक रूम में हर कोई उस सीन को देखने के लिए रुक जाता है और उस पर कमेंट करने लगता है। प्रोटेगनिस्ट की एक्स गर्लफ्रेंड वहां जलन के मारे मर रही है, जबकि अमीर बच्चा ईर्ष्यालु है। लियो को एहसास होता है कि यह एक बेहतरीन मौका है और वह इसे बर्बाद नहीं करने वाला है। फिर वह लड़की की कमर पकड़ता है और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है। हुक्स वहां प्रतिद्वंद्विता, आपकर राइवलरी पैदा करना शुरू कर देता है, और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहती है कि लियो सिर्फ गांव का एक गरीब लड़का है और उसे संगीत के बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि लिली उसका बचाव करने की कोशिश करती है। फिर हुक्स कहना शुरू कर देता है कि लिली एक फेलियर है, कि वह कभी कॉन्टेस्ट नहीं जीतेगी क्योंकि उसने उसकी मदद स्वीकार नहीं की। फिर लियो कॉन्फिडेंस के साथ उसका बचाव करने का फैसला करता है और कहता है कि वह हुक्स आलसी और फेलियर है, क्योंकि उसने सुना है कि उसका जजों के साथ संपर्क था और शायद वह पिछले साल अपनी काबिलियत से नहीं जीता था। लियो उसे डिफेंड करता है क्योंकि वह उदास थी, और वह तर्क देता है कि असली फेलियर वह है जो अपनी काबिलियत से नहीं जीतता। फिर यह हुक्स एक चैलेंज प्रस्तावित करता है, उसके और प्रोटैगनिस्ट के बीच एक म्यूजिक कंपटीशन।
वह कहता है कि वह कभी नहीं हारेगा क्योंकि वह मौजूदा चैंपियन है और प्रोटैगनिस्ट चुनौती स्वीकार कर लेता है। बिगड़ा हुआ अमीर बच्चा 1 लाख की शर्त भी लगाता है। वह जानता है कि प्रोटैगनिस्ट के पास भुगतान करने के लिए वह पैसा नहीं है और फिर भी लियो स्वीकार कर लेता है। लिली उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहता है कि उसे भरोसा है और अगर वह जीता तो बाकी तीनों को कुत्तों की तरह भौंकना होगा। फिर वे सभी सहमत हो जाते हैं और हुक्स पहले खुद को पेश करने का फैसला करता है। वह गाना शुरू करता है और हॉल में हर कोई उसे सुनने के लिए रुक जाता है। ऐसा लगता है कि उसके पास प्रशंसकों की एक बड़ी सेना है। लिली डरी हुई है, लेकिन लियो उसे कॉन्फिडेंस देता है। फिर प्रोटैगनिस्ट की बारी आती है स्टेज पर जाने और गाने की। शुरुआत में कुछ छात्र उसका अपमान कर रहे हैं, लेकिन जब वह गाना शुरू करता है तो वे सब पिघल जाते हैं। संगीत का जादू सभी को मंत्रमुग्ध करने लगता है और उन्हें एहसास होता है कि यह संगीत विशेष रूप से लिली के लिए बना है, और वह भावुक हो जाती है। अंत में हर कोई लियो का नाम चिल्लाने लगता है और इस तरह वह विवाद जीत जाता है। हुक्स को एहसास होता है कि वह हार गया, तो वह एक कार्ड लेता है और उसे प्रोटोगनिस्ट की ओर फेंकता है। वह कहता है कि इस कार्ड में 1 लाख हैं और पासवर्ड बताता है। सियोन राहत महसूस करती है और प्रोटैगनिस्ट कार्ड को सूंघकर जश्न मनाता है जो पैसों से भरा है। और जाने से पहले लियो को समझौता याद आता है। उन्हें कुत्तों की तरह भौंकने की जरूरत थी। भीड़ भौंक भौंक चिल्लाने लगती है। वे दोनों भौंकते हैं, जिससे पूरी भीड़ उन पर हंसती है। लेकिन हुक्स बिना भौंके जाने की कोशिश करता है और प्रोटैगनिस्ट उस पर सवाल उठाता है। हुक्स कहता है कि वह नहीं भौंकेगा और वह उसे इसके लिए भुगतान करवाएगा। वहां मौजूद सभी लड़कियां लियो के लिए अपना प्यार जाहिर करती हैं। अब वे उसकी फैन हैं। फिर प्रोटैगनिस्ट पियानो पर बैठता है और उनके लिए एक गाना बजाता है। जब वे जा रहे होते हैं, लियो और लिली हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। हालांकि जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति दुखद हो जाती है। वह उसका हाथ पकड़ता है और उसकी आंखों में गहराई से देखता है, ये पूछते हुए कि क्या कुछ गलत है। लिली कहती है कि सब ठीक है, और प्रोटैगनिस्ट जोर देता है कि अगर सब ठीक होता तो वह बार में काम नहीं कर रही होती। फिर उसका फोन बजता है और वह हॉस्पिटल की ओर भागती है। वहां पहुंचकर लिली की मां डॉक्टर से बात कर रही होती है, जो उन्हें सूचित करता है कि उन पर अस्पताल का बहुत अधिक बकाया है और अगर उन्होंने आज भुगतान नहीं किया तो उन्हें वहां से निकाल दिया जाएगा। डॉक्टर लिली पर डोरे डालने लगता है, लेकिन लियो जल्द ही प्रकट होता है और डॉक्टर के चेहरे पर वह कार्ड फेंकता है। प्रोटैगनिस्ट पुष्टि करता है कि वहां 1 लाख हैं। डॉक्टर को यह जानकर कि लियो के पास बहुत पैसा है, लगता है कि उसके जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को परेशान करना अच्छा विचार नहीं है। लिली तर्क देती है कि उसे उस पर वह पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, और वह जवाब देता है कि सब ठीक है क्योंकि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। अस्पताल छोड़ते समय वह उसे गले लगा लेती है और धन्यवाद देती है। वह बताती है कि उसके पिता का उस दिन एक्सीडेंट हो गया था, जिस दिन वह कॉन्टेस्ट में परफॉर्म करने वाली थी, और उसके पिता वेजिटेटिव स्टेट में थे। वे अब जाग नहीं सकते थे। और प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह उसके पिता की मदद करने का कोई रास्ता ढूंढ लेगा। उस समय वह उसका हाथ पकड़ती है और उसे एक किस देती है। उसी क्षण चेस आता है। लियो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चुपके से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चेस पास आता है और मुसीबत ढूंढता है। हालांकि वह डर जाता है क्योंकि उसे वह चीख याद है। चेस बताता है कि उसे उस यूनिवर्सिटी में जाकर लियो नाम के छात्र को पीटना है। लियो और लिली को एहसास होता है कि हुक्स ने इन बुलीज को उसे पीटने के लिए बुलाया था। फिर वह उसे डॉर्मिटोरी तक छोड़ता है और वे प्रवेश द्वार पर अलविदा कहते हैं। फिर वह अपना सेल फोन लेता है और व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज पढ़ने लगता है। वह पूछने का फैसला करता है कि क्या कोई वेजिटेटिव स्टेट वाले मरीज को बचाने का तरीका जानता है। जेड बनी उसके सेल फोन पर होलोग्राम रूप में दिखाई देती है। वह पूछती है कि क्या उसे इमोर्टैलिटी पिल्स चाहिए। वह समझाती है कि वह एक मेडिकल असिस्टेंट को जानती है जो ऐसी पिल्स बना सकती है जो आत्मा को शरीर में वापस लाने में मदद करती हैं। वह उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसी पिल है जो किसी व्यक्ति को कम समय में मजबूत बनाती है, क्योंकि उसे डर है कि चेस वापस आएगा। जेड उसे पिल देती है और कहती है कि इसकी कीमत 10 मेरिट पॉइंट्स है। वह कीमत कम करके 5 कर देती है और वह कहता है कि उसके पास वे भी नहीं है। उस समय प्रोटैगनिस्ट गाजर कैरेट के साथ एक कुत्ते को देखता है और वह पूछता है कि क्या वह इसके बदले गाजर ले सकती है। वह चालाकी से समझाता है कि गाजर इन इमोर्टैलिटी पिल्स से बहुत बेहतर है। वह उसे अपने सेल फोन से स्कैन करता है और गाजर सीधे बन्नी को भेज दी जाती है। फिर प्रोटैगनिस्ट कुत्ते से भागने लगता है।
जब वह आखिरकार भागने में सफल हो जाता है तो वह पिल चेक करता है, लेकिन यह पिल तेजी से बढ़ने लगती है, विशाल हो जाती है, और उसी समय बुलिज वहां दिखाई देते हैं। चेस प्रोटैगनिस्ट का सामना करने के लिए वापस आता है। प्रोटैगनिस्ट पेड़ के पीछे छिपा रहता है और शक्तियां हासिल करने के लिए जल्दी से पिल खाना शुरू कर देता है। और जब गुर्गा उसे मारने वाला होता है, प्रोटैगनिस्ट पिल खाना खत्म कर देता है और उसकी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और वह गुर्गों को दूर फेंक देता है। बुलीज को हराने के बाद प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि पिल का बहुत अच्छा असर हुआ है। वह अन्य गुर्गों को हराना जारी रखता है। फिर यह बुल्ली हार मान लेता है और प्रोटैगनिस्ट उन्हें फिर से कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर कर देता है। फिर वह बिगड़ा हुआ रिच किड कहता है कि उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है, और अगर टीना और हुक्स नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता, कि वे ही असली कल्प्रिट्स हैं। तब प्रोटैगनिस्ट उस अमीर बच्चे से कहता है कि वह हुक्स तक एक मैसेज पहुंचा दे, उससे यह कहते हुए कि वह उसकी पीठ पीछे कुछ भी न करे, कि उसे एक असली मैन की तरह व्यवहार करना चाहिए। और फिर चेस प्रोटैगनिस्ट की सकिंग अप करना शुरू कर देता है और उन ब्लोज को सिखाने के लिए कहता है जो उसने अभी इस्तेमाल किए थे। तब प्रोटैगनिस्ट वहां वन पंच मैन के सैटमा जैसी ट्रेनिंग के बारे में बात करने लगता है। फिर यह बुली उसे धन्यवाद देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन प्रोटैगनिस्ट का रूममेट उसे जगाता है। प्रोटैगनिस्ट वहां डेड टायर्ड है, इसलिए वह अपनी आंखें ठीक से खोल भी नहीं पा रहा है। तब उसका दोस्त कहता है कि म्यूजिक रूम में उसके गाने का वीडियो वायरल हो गया है और हर कोई कह रहा है कि अब वह किंग ऑफ म्यूजिक है, और लिली एक ऐसी सिंगर है जिसे आखिरकार एक बॉयफ्रेंड मिल गया है। तो वह भी फेमस हो जाती है। वे हुक्स, उस बिगड़े हुए रिच किड, और टीना जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है के बारे में बुरा कमेंट करते हैं, ये कहते हुए कि उनकी रेपुटेशन बर्बाद हो गई है, कि वे बहुत खराब कैरेक्टर वाले लोग हैं। तब प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि वह रातों रात फेमस हो गया है, और यहां तक कि उसे घर से बाहर निकलने में शर्म महसूस होने लगती है। हालांकि उसी पल उसकी गर्लफ्रेंड उसे कॉल करती है, ये कहते हुए कि वह फेमस हो गया है और वह आज रात डिनर पर उसे अपनी मां से मिलवाने जा रही है। फिर वे एक समय तय करते हैं। प्रोटैगनिस्ट बहुत खुश है क्योंकि ये पिछले 3 दिन शानदार रहे हैं। फिर डिनर के लिए लिली के घर पहुंचने पर सास उसका स्वागत करती है। वह वहां अंदर जाता है और महसूस करता है कि उसका घर बहुत सिंपल है। फिर वह पूछता है कि अस्पताल में उसके पिता की देखभाल कौन कर रहा है, क्योंकि वह और उसकी मां घर पर हैं। और वह जवाब देती है कि उसकी बहन है जो उसके पिता की देखभाल कर रही है। तब प्रोटैगनिस्ट वहां बुकशेल्फ पर देखता है और उसके परिवार का एक फोटो फ्रेम देखता है। लिली की मां डिनर सर्व करती हैं और प्रोटैगनिस्ट कहता है कि यह बहुत डिलिशियस है। वह उसे धन्यवाद देती हैं और मेंशन करती हैं कि वह उसे एक और सोफिस्टिकेटेड रेस्टोरेंट में ले जाना पसंद करती, लेकिन वह उसे नहीं ले गईं क्योंकि उनके पास उसके लिए पैसे नहीं थे। लेकिन प्रोटैगनिस्ट लियो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह होममेड फूड कहीं ज्यादा पसंद करता है। फिर वह वहां जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता है जब तक कि उसे चौकस नहीं हो जाता, और वे हंसते हैं और उसे शांति से खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये कोई कंपटीशन नहीं था। डिनर के बाद लड़की की मां कहती है कि उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत है और लियो से उनकी बेटी का साथ देने के लिए कहती हैं। फिर वे वहां अकेले रह जाते हैं ऑफकर्डली, ये नहीं जानते हुए कि क्या कहना है। लड़की सजेस्ट करती है कि वे सोफे पर बैठें और वह कुछ पानी ले आएगी, लेकिन दोनों वहां एम्बेरेस्ड रहते हैं, ये नहीं जानते कि क्या कहना है। जबकि लिली फल लेने जाती है, प्रोटैगनिस्ट को अपने व्हाट्सएप पर वोंग का एक मैसेज मिलता है, जो इस ग्रुप की एक और डिविनिटी है। वे डिवाइन आइज नाम की एक नई पिल के बारे में बात कर रहे हैं और प्रोटैगनिस्ट को इस शक्ति के साथ एक किताब भेजते हैं। फिर वह क्लिक करता है और लेवल 1 पर डिवाइन आइज की शक्ति प्राप्त कर लेता है। फिर जब वह लिली को फल लेकर वापस आते हुए देखता है, तो उसकी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है और वह उसके कपड़ों के आर पार देखने में कामयाब हो जाता है। मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश लोग यहाँ ऐसी शक्ति पाना चाहेंगे, है ना आप रास्कल्स? फिर वह नर्वस हो जाता है और वह पानी थूक देता है जो वह पी रहा था, और जबकि वह वहां रुकी रहती है, यह सब समझने की कोशिश करती है जो हो रहा है। प्रोटैगनिस्ट अपनी आंखें मलता है और उसकी डिवाइन पावर डीएक्टिवेट हो जाती है। फिर वह वहां ये कहते हुए बहाना बनाने की कोशिश करता है कि उसे पानी का फंदा लग गया था। फिर वह समझता है कि यह पावर डिवाइन आइज क्या कर सकती है, और उसे यह शक्ति वास्तव में इनक्रेडिबल लगती है। जब लिली बैठने वाली होती है, तो प्रोटैगनिस्ट उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने शरीर के करीब खींचता है, और वे कुछ सेकंड के लिए किस करते हैं। लेकिन प्रोटैगनिस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एक ऐसे एरिया को छू लेता है जिसे उसे नहीं छूना चाहिए था। फिर वह उसे पीछे धकेल देती है और उसे कहती है कि वह उसके घर में ऐसा न करे।
लियो पूरी तरह एम्बेरेस्ड हो जाता है, माफी मांगते हुए कहता है कि वह खुद को रोक नहीं सका। लेकिन लिली वहां हंसने लगती है, उसे सिली कहती है और कहती है कि ठीक है, वह बस इसलिए हैरान थी क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने किस किया था तो उन्हें चेज ने बीच में ही रोक दिया था। फिर वह उससे शांत रहने और रिलैक्स करने के लिए कहती है। वह एक ऑकवर्ड हंसी हंसता है और कहता है कि वह सच में अडोरेबल है। तभी लिली को याद आता है कि उसके पिता अस्पताल में हैं, गंभीर स्थिति में भर्ती हैं, और वह दुखी हो जाती है। वह कहती है कि जब उसके पिता क्रिटिकल कंडीशन में भर्ती हैं तो वह सिर्फ अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच सकती। उस समय लियो को एक आइडिया आता है। वह कहता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो मदद कर सकता है, और लिली वहां थोड़ी खुश हो जाती है। फिर वह अपना सेल फोन लेता है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजता है जहां कई डिवाइन बीइंग्स हैं। वह पूछता है कि क्या कोई ऐसी पिल जानता है जो किसी व्यक्ति की आत्मा को वापस शरीर में ला सके। कोई जवाब देता है कि वे जानते हैं। फिर वह यह जानकर एक्साइटेड हो जाता है कि कोई लिली के पिता की मदद कर सकता है। लेकिन ग्रुप का वह आदमी कहता है कि यह पिल केवल इमॉर्टल प्राणियों के साथ काम करती है। और प्रोटोगनिस्ट एम्बेरेस्ड हो जाता है क्योंकि उसने अभी अभी कहा था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो उसके पिता की मदद कर सकता है। फिर लिली पूछती है कि समस्या क्या है, उसकी वह डिस्करेज्ड अभिव्यक्ति क्यों है। तब प्रोटोगनिस्ट समझाता है कि उसे उसके पिता की मदद करने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि यह हल करने के लिए कुछ जटिल है। वह दुखी हो जाती है, लेकिन कहती है कि ठीक है, उसे उस पर भरोसा है। और उसने कहा कि उसे उस उदास चेहरे के साथ देखकर उसके दिल में दर्द होता है, और वह तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वह उसके पिता की मदद करने का रास्ता नहीं खोज लेता। फिर वह एक अन्य डिविनिटी को मैसेज भेजता है और पूछता है कि क्या वह ऐसी किसी पिल के बारे में जानता है जो इमॉर्टल्स की आत्मा को पुनर्जीवित कर सके। डिविनिटी जवाब देती है कि हाँ, लेकिन इसकी कीमत 10,000 मेरिट पॉइंट्स है। प्रोटोगनिस्ट को विश्वास नहीं होता कि कीमत इतनी अधिक है। फिर रात के अंत में वे अलविदा कहते हैं और वह वादा करता है कि वह उसके पिता को ठीक करने का रास्ता खोज लेगा। अपने बिस्तर पर लेटे हुए वह ग्रुप में इन डिविनिटीज के साथ बातचीत जारी रखता है, और वह टंग नाम के एक व्यक्ति से मिलता है जो कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। वह पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट को इमोर्टलिटी पिल की आवश्यकता क्यों है। फिर वह बहाना बनाता है कि यह सिर्फ जिज्ञासा के कारण है। डिविनिटी उल्लेख करती है कि इमॉर्टल्स की बात करें तो वह मॉर्टल्स की दुनिया में लौटना चाहेगा क्योंकि आखिरी बार यहां आए उसे 3,000 साल हो गए हैं। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा डिस्करेज्ड हो गया क्योंकि इस पिल की कीमत वास्तव में बहुत अधिक थी और वह भुगतान नहीं कर पाएगा। हालांकि उसे एक उपहार मिलता है जो एक हार्ट क्लेंजिंग पिल है। यह पिल दिल से बुरे विचारों को मिटाने का काम करती है, लेकिन यह केवल मॉर्टल्स के साथ काम करती है। फिर वह टैंक से पूछता है कि इस पिल की कीमत कितनी है। डिविनिटी जवाब देती है कि इसकी कीमत लगभग 1,000 मेरिट पॉइंट्स है। तब प्रोटोगोनिस्ट तय करता है कि वह इसे लिली के पिता की मदद के लिए पैसे जुटाने के लिए बेचेगा। वह सोचता है कि ऐसी पिल कौन खरीदेगा। फिर वह थोड़ा डिस्करेज्ड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा। हालांकि उसके तुरंत बाद गॉड ऑफ म्यूजिक एक ऑफर देता है। वह 300 ज्यूअल वैल्यूड मेरिट पॉइंट्स का ऑफर देता है, लेकिन प्रोटोगोनिस्ट स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि कीमत बहुत अधिक है। फिर संगीत की यह डिविनिटी अपना प्रस्ताव बढ़ाकर 500 कर देती है, और प्रोटोगनिस्ट मुंह बनाता है कि वह इतनी कम कीमत स्वीकार नहीं करेगा। फिर गॉड ऑफ म्यूजिक 600 का ऑफर देता है और कहता है कि वह उसके लिए मुफ्त में एक गाना बजाएगा। लेकिन प्रोटोगनिस्ट पहले से ही कई वाद्य यंत्र बजाना जानता है और बहुत अच्छा गाता है, इसलिए उसके लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। फिर गॉड ऑफ म्यूजिक कहता है कि उसके पास केवल 600 डैरन मेरिट पॉइंट्स हैं और पूछता है कि क्या वह बाकी का भुगतान किसी अन्य तरीके से कर सकता है। फिर वह एक महान चीनी चित्रकार की पेंटिंग का ऑफर देता है। अगले दिन प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ बाहर जाना चाहती है, और कहता है कि वह यूनिवर्सिटी गेट पर उसका इंतजार करेगा। जब वह पहुंचती है तो वह पूछती है कि वे कहाँ जा रहे हैं, और वह कहता है कि यह कुछ अच्छा है। फिर वह एक टैक्सी बुलाता है और कहता है कि वह वहां पहुंचकर देखेगी। टैक्सी में प्रवेश करते समय ड्राइवर पूछता है कि क्या यह खूबसूरत लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, और वह जवाब देता है कि हाँ। ड्राइवर पूछता है कि क्या वे हॉल ऑफ एटर्निटी जा रहे हैं, और वह कहता है कि वहां पहुंचने में बस कुछ ही सेकंड लगेंगे। जब वे पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि स्टोर बहुत विशाल है, और सेल्समैन पहले से ही प्रोटैगनिस्ट को जज करना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि वह एक हिक है और उसके बगल में जो लड़की है वह सुंदर है। लियो कहता है कि वह एक पेंटिंग बेचना चाहता है, और सेल्समैन कहता है कि यह साफ कर दें कि वे कचरा नहीं खरीदते।
लिली को यह आदमी बहुत रूड लगता है और प्रोटैगनिस्ट का चेहरा बहुत गंभीर हो जाता है। लियो ने कहा कि यह टांग बोहो एक महान चीनी चित्रकार की पेंटिंग है। तब सेल्समैन कहता है कि वह मजाक कर रहा है क्योंकि बाजार में इस महान चित्रकार की कोई भी पेंटिंग बिक्री के लिए नहीं है और असली टुकड़े अत्यंत दुर्लभ हैं और वे रेप्लिकाज नहीं खरीदते। तब प्रोटैगनिस्ट वहां से जा सकता था। लियो कहता है कि सेल्समैन एक बेवकूफ आदमी है और अपनी गर्लफ्रेंड को चलने के लिए कहता है क्योंकि अन्य लोग इस महान चित्रकार की एक असली पेंटिंग खरीदना चाहेंगे। उस समय स्टोर का मालिक वहां प्रकट होता है और पूछता है कि क्या यह पेंटिंग वास्तव में असली है। लियो हाँ कहता है और सेल्समैन बीच में टोकते हुए कहता है कि यह सिर्फ एक रेप्लिका है। स्टोर का मालिक कहता है कि उसे दूसरों को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और लियो कहता है कि यह वास्तव में एक असली टुकड़ा है। यदि वह वास्तव में सोचता है कि यह एक रेप्लिका है तो उसे दूसरे स्टोर में जाना चाहिए क्योंकि इस स्टोर की वह रेपुटेशन नहीं है जिसके वह हकदार है और असली धोखेबाज वे हैं। उस समय हम देखते हैं कि प्रोटैगनिस्ट बहुत बदल गया है। वह अब कहानी की शुरुआत वाला वह मूर्ख नहीं है। वह पहले से ही एक बहुत बैड गाय बन रहा है। फिर सेल्समैन उससे पेंटिंग दिखाने के लिए कहता है। फिर वह वहां बॉक्स खोलता है और मेज पर पेंटिंग के साथ स्क्रॉल को खोलता है। सेल्समैन नर्वस हो जाता है और मेज पर हाथ मारता है, ये कहते हुए कि यह एक रेप्लिका भी नहीं है, कि यह वास्तव में एक फ्रॉड है और उसे प्रोटैगनिस्ट पर पुलिस बुलानी चाहिए। स्टोर का मालिक कहता है कि वह दशकों से इस व्यवसाय में है और उसने कभी उस पेंटिंग के बारे में नहीं सुना और प्रोटैगनिस्ट अपनी गर्लफ्रेंड लिली के साथ एम्बेरेस्ड महसूस करता है। वह अभी भी ऊंची आवाज में बोलना जारी रखता है, वहां प्रोटैगनिस्ट को कोसता है और यह सड़क पर मौजूद सभी लोगों और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का ध्यान आकर्षित करता है। और उस बिगड़े हुए छोटे लड़के के साथ हुक्स वहां से गुजर रहे थे और प्रोटैगनिस्ट को उकसाने का फैसला करते हैं। वे कहते हैं कि उसके जैसे गरीब लड़के के पास कभी भी कुछ कीमती नहीं होगा, कि यह केवल कुछ नकली ही हो सकता है। और प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वे उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। स्टोर का मालिक महसूस करता है कि हुक्स ने वहां प्रवेश किया है और उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देता है क्योंकि वह अमीर है। फिर वह लिली को हाय कहता है और लिली रूखेपन से जवाब देती है कि वह उसे नहीं जानती। फिर उसे वहां से जाना है क्योंकि वह इन लड़कों को पसंद नहीं करती और प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ठीक है, लेकिन यह स्टकअप लड़का उन्हें जाने नहीं देता और यह देखने के लिए कहता है कि उसके पास बेचने के लिए क्या कीमती चीज है। सड़क पर कई लोग स्टोर में यह देखने के लिए प्रवेश करने लगते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि वहां चिल्लाने का मुकाबला चल रहा है। वे कमेंट करते हैं कि वहां एक शर्लेटन है जो एक जाली काम बेचने की कोशिश कर रहा है और उसे उस वजह से मुसीबत में पड़ना चाहिए। अन्य लोग कहते हैं कि एक शर्लेटन महान टांग बोहो की पेंटिंग बेचने की कोशिश कर रहा है और यह शायद असली नहीं है। तब टीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, यह कहते हुए कि वह एक फ्रॉड है और उसे जल्द ही स्वीकार करना चाहिए कि वह सबको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तब लियो आशंकित हो जाता है, यह महसूस करते हुए कि हर कोई वहां उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह कहता है कि वह ऐसा नहीं होने देगा। फिर वह वहां सभी से कहता है कि वह काम दिखाएगा, लेकिन वे क्या करेंगे अगर यह काम वास्तव में असली हुआ। तब स्टकअप लड़का जब यह सुनता है तो वह हंसने लगता है और बाहर जो भी है वह भी बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। फिर प्रोटैगनिस्ट फिर से पूछता है कि क्या होगा अगर यह असली है। तब हुक कहता है कि अगर यह असली है तो वह अपना उपनाम बदलकर प्रोटैगनिस्ट के परिवार का उपनाम रख लेगा। वह यह मजाक के रूप में कहता है क्योंकि वह प्रोटैगनिस्ट को नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बहुत अच्छी तरह से बाहर आता है क्योंकि वह कहता है कि वह उसके जैसा बेटा नहीं चाहेगा। तब हुक्स नर्वस होकर कहता है कि अगर काम वास्तव में असली है तो वह उसके लिए स्टोर से कोई भी टुकड़ा खरीदेगा। वह कोई भी टुकड़ा चुन सकता है जिसे वह खरीदेगा। लियो को उसका प्रस्ताव दिलचस्प लगता है, लेकिन वह कहता है कि उसकी अभी भी एक और शर्त है क्योंकि उस दिन म्यूजिक कंपटीशन में वह बच निकलने में कामयाब रहा था और उसने भौंका नहीं था। अब हुक्स को अपना वादा पूरा करना होगा क्योंकि अगर वह फिर से चूक गया तो यह बहुत शर्मनाक होगा। फिर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या उसमें भौंकने की हिम्मत होगी। हुक कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर यह नकली है तो उसे लिली को डेट करना बंद करना होगा और हमें फर्श पर रेंगते हुए स्टोर से बाहर निकलना होगा। प्रोटैगनिस्ट समझौता स्वीकार कर लेता है। फिर वह स्क्रोल को मेज के ऊपर रखता है और हर कोई यह देखने के लिए आशंकित हो जाता है कि उसके अंदर क्या है। फिर वह स्क्रोल खोलता है और यह एक काम है, मान लीजिए हॉट, है ना। वहां हर कोई शॉक्ड है और फिर वे हंसने लगते हैं। लिली वहां लियो को चिकोटी काटती है और कहती है कि यह वास्तव में शर्मनाक है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यह डिविनिटी उससे झूठ क्यों बोलेगी, कि कभी भी कोई डिविनिटी जाली काम नहीं देगी।
इसलिए उसे वहां संदेह नहीं है कि यह वास्तव में असली है या नहीं। फिर वह वहां दर्शकों की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वहां कोई इस पेंटिंग को ऑथेंटिकेट कर सकता है। फिर वे चर्चा करने लगते हैं कि क्या इस मिशन के लिए कोई वहां है। एक आदमी यह कहते हुए प्रकट होता है कि वह कोशिश कर सकता है। यह सज्जन कहते हैं कि उन्होंने टंगबोहो के कई असली कामों को पहले ही ऑथेंटिकेट किया है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या उनका नाम मिस्टर हैंग है। उनके सहायक का कहना है कि वह चाइनीज एसोसिएशन ऑफ पेंटिंग्स एंड कैलीग्राफी के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने इस महान चित्रकार के 3 असली कामों को पहले ही ऑथेंटिकेट किया है। दर्शकों में कई लोग कमेंट करने लगे कि वह यह पता लगाने के लिए आदर्श व्यक्ति हैं कि यह काम असली है या नहीं, और वह देश में सबसे अच्छे हैं। स्टोर का सेल्समैन कहता है कि यह काम असली नहीं है, कि यह एक फ्रॉड है। और हुक्स वहां सहायक मिस्टर हैंग के लिए एक निश्चित प्रशंसा प्रदर्शित करता है। वह भी कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा जिसे हम बाद में देखेंगे, इसलिए बने रहें। हुक्स वहां मिस्टर हैंग से कहता है कि वह उसके जैसे गरीब चार्लेटन के साथ समय बर्बाद न करें, कि वह पेंटिंग एक फ्रॉड है, कि उसने टंग बोहो द्वारा बनाई गई किसी एरोटिक पेंटिंग के बारे में कभी नहीं सुना। फिर विशेषज्ञ सज्जन शांति से कहते हैं कि वह जांच करेंगे कि यह काम असली है या नहीं, और यदि किसी को उनकी क्षमता पर संदेह है, और हर कोई जवाब देता है कि उन्हें नहीं है। फिर वह वहां पेंटिंग के पास जाते हैं और अपने चश्मे के साथ विश्लेषण करना शुरू करते हैं। हर कोई शांत और आशंकित है। लंबी मिनटों के बाद लोग प्रोटैगनिस्ट को फ्रॉडुलेंट कहने लगते हैं। हुक समय से पहले जीत का गाना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि प्रोटैगनिस्ट को एक छोटे कुत्ते की तरह फर्श पर रेंगते हुए वहां से जाना होगा। और प्रोटैगनिस्ट वहां सवाल कर रहा है कि क्या गॉड ऑफ म्यूजिक ने उसे नकली पेंटिंग दी होगी। फिर विशेषज्ञ पूछता है कि उसे यह पेंटिंग कैसे मिली, और प्रोटैगनिस्ट कहता है कि यह उसके एक दोस्त का उपहार था। उस सज्जन ने कहा कि उसका दोस्त बहुत उदार है, और प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि वह उस काम पर क्या कीमत चाहता है, कि वह अपनी इच्छानुसार कीमत बता सकता है जिसे वह भुगतान करेगा। हर कोई जो वहां हंस रहा था, अब वे शांत हैं, और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने अभी क्या सुना। सज्जन ने उससे आगे बढ़ने और जल्द ही कीमत बताने के लिए कहा। टीना कहती है कि वह बूढ़ा आदमी जरूर लियो के साथ मिलकर साजिश कॉन्स्पायरिंग कर रहा है, और वे दोनों एक फ्रॉड हैं। तब बिगड़ा हुआ रिच किड उसे टोकता है और अपना हाथ उसके मुंह पर रख देता है ताकि वह और कुछ न कहे, क्योंकि वह जानता है कि वह उसे और भी ज्यादा एम्बैरेसमेंट महसूस कराएगी। लियो कहता है कि चूंकि उसे यह पसंद आया और उसने इस काम को ऑथेंटिकेट करने में मदद की, इसलिए वह डिस्काउंट देगा। वह केवल 10 मिलियन चार्ज करेगा। भीड़ सोचने लगती है कि इतनी ऊंची कीमत रखने के लिए वह पागल है। वे कहते हैं कि उस सज्जन के साथ मजाक बंद करने के लिए यह बहुत ज्यादा पैसा है। लेकिन विशेषज्ञ हंसने लगता है और कहता है कि इसी लेखक का एक दूसरा काम कुछ साल पहले 11.5 मिलियन में बिका था, तो वास्तव में वह उसे वहां डिस्काउंट दे रहा था। विशेषज्ञ का सहायक प्रोटैगनिस्ट से बैंक अकाउंट मांगता है क्योंकि वह अभी पैसे ट्रांसफर कर देगा, और प्रोटैगनिस्ट वहां सोच रहा है कि उसे और ज्यादा मांगना चाहिए था, है ना, कि उसने कम मांगा। फिर वह अपने सेल फोन पर देखता है और बेहद खुश है क्योंकि वह अमीर है। उसका पैसा अकाउंट में गिर गया था। उसकी स्वार्थी एक्स गर्लफ्रेंड वहां दौड़ती हुई वापस आती है और कहती है कि वह लियो से प्यार करती है। हालांकि लिली और खुद लियो मना कर देते हैं, और वह वहां कोने में दुखी हो जाती है। हुक्स फिर अपने दोस्तों को जाने के लिए बुलाता है, लेकिन लियो कहता है कि उसे इंतजार करना होगा और वह इस बार फिर से नहीं भागेगा। वह जवाब देता है कि वह भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, और जैसा कि उसने कहा था, प्रोटोगनिस्ट वहां कुछ भी चुन सकता है जिसका वह भुगतान करेगा। फिर प्रोटोगनिस्ट कुछ चीजें चुनना शुरू करता है, और वह स्टकअप लड़का वहां सोच रहा है कि अच्छा होगा अगर प्रोटोगनिस्ट कुछ भी महंगा न चुने। तब प्रोटोगनिस्ट स्टोर के मालिक से पूछता है कि उस पेंटिंग की कीमत कितनी है, और सज्जन जवाब देते हैं कि इसकी कीमत 1 लाख है। हुक्स पीछे सब कुछ सुन रहा है। फिर प्रोटोगनिस्ट कुछ और भी महंगा लेने का फैसला करता है, तो वह लड़का वहां आगबूला हो जाता है जबकि लिली हंस रही है। फिर वह 1 मिलियन की एक पेंटिंग चुनता है। उसने पहले जो भी पैसा कमाया है उसे जोड़कर यह 11 मिलियन हो जाता है। वह मिलियनेयर बन जाता है। फिर वह वहां लिली से पूछता है कि क्या वह वास्तव में बहुत ज्यादा तो नहीं है, और वह क्यूट तरीके से कहती है कि हाँ। फिर वह उससे एक नॉटी सवाल पूछता है कि क्या वह कुछ और भी इनक्रेडिबल नहीं देखना चाहेगी जो उसके पास है। तब वह एम्बेरेस्ड हो जाती है और कहती है कि वहां पास में बहुत सारे लोग हैं। हुक ये कहते हुए जाने लगता है कि प्रोटैगनिस्ट को कॉकी नहीं होना चाहिए, और अगली बार वह इसे सस्ता नहीं छोड़ने देगा।
लेकिन लियो उसे बुलाता है और कहता है कि कुछ ऐसा है जो उसने अभी तक नहीं किया है, और वह है कुत्ते की नकल करना। वह शिकायत करने लगता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। हालांकि विशेषज्ञ का वह सहायक कहता है कि उसे अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। फिर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वह कुत्ते की नकल करता है। इसके तुरंत बाद वह गुस्से में आ जाता है और आदेश देता है कि उसके दोस्त भी कुत्ते की नकल करें, और वे भी नकल करते हैं, और वह पूरी भीड़ उन पर हंसने लगती है। जब प्रोटेगनिस्ट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्टोर से बाहर निकलता है, तो आसपास के सभी लोग उनके बारे में कमेंट करने लगते हैं। लिली अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि क्या वह पेंटिंग जो उसने बेची है वह वास्तव में असली है, और यह भी पूछती है कि क्या यह उसके किसी दोस्त का उपहार था। वह जवाब देता है कि नहीं, वह पेंटिंग उसे बस मिल गई थी। फिर वह लिली को सिंगिंग ट्रेन करने के लिए बुलाता है, लेकिन उससे पहले उसे इस पेंटिंग को रखने के लिए अपने डॉर्मेटरी से गुजरना होगा। जब वह वहां सिंगिंग रूम में पहुंचता है, तो सभी छात्र उसे ढूंढने के लिए दौड़ते हैं। उसे अभी अभी प्रशंसकों की एक लीजन मिली थी। हालांकि लिली को अलग छॉडीएच दिया जाता है और वह वहां कोने में खड़ी होकर सब कुछ देख रही है। अगले दिन जल्दी ही वह अपना व्हाट्सएप चेक करने के लिए उठता है। उसे एहसास होता है कि उसे वह रेड एनवेलोप नहीं मिला जो उसे उपहार के रूप में हर दिन मिलता था। फिर वह सोचता है कि क्या डिवाइन बीइंग्स व्हाट्सएप देखने के लिए जल्दी नहीं उठते। जल्द ही उसे बनी का एक मैसेज मिलता है जिसमें वह कहती है कि उसने गोल्डन फ्लावर वाले लड़के से वेजिटेटिव स्टेट वाले मरीज के बारे में बात की है, और उसने इस लड़के को उसका कांटेक्ट दे दिया है। जल्द ही यह लड़का उसे कॉल करता है और जल्द ही होलोग्राम रूप में प्रकट होता है। वह पूछता है कि क्या प्रोटेगनिस्ट को उन पिल्स की जरूरत है जो मॉर्टल्स की आत्मा को पुनर्जीवित करती हैं। तब लियो हाँ कहता है। फिर लड़का पूछता है कि उसे इसकी जरूरत किस लिए है। तब लियो जवाब देता है कि यह उसके काम की बात नहीं है, और पूछता है कि क्या वह वास्तव में ये पिल्स बना सकता है। लड़का हाँ कहता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। अगर प्रोटेगनिस्ट उसे एक गाजर या कम से कम आधा गाजर दे सके, क्योंकि जेड बनी ने कहा था कि ये गाजर इमोर्टैलिटी की आड़ू जितनी ही कीमती हैं। तब लियो हंसने लगता है और कहता है कि वह उसे एक पूरा गाजर देगा, और लड़का उसे धन्यवाद देता है। लड़का यह भी कहता है कि ये इमोर्टैलिटी पिल्स मॉर्टल के लिए बहुत शक्तिशाली हो सकती हैं, और सफलता की संभावना केवल 10% है। तब प्रोटेगनिस्ट पूछता है कि क्या वह पिल जो इमॉर्टल्स की आत्मा को पुनर्जीवित करती है किसी काम आ सकती है, और लड़का कहता है कि हाँ, इसे तैयारी के दौरान घोला जा सकता है और यह प्रभावशीलता में मदद कर सकती है। तब प्रोटेगनिस्ट समझौता स्वीकार कर लेता है। जल्द ही प्रोटेगनिस्ट को एहसास होता है कि वह एक मिलियनेयर है। उसकी जागरूकता अभी तक उसे महसूस नहीं हुई थी, और गोल्डन फ्लावर वाले लड़के ने उसके सभी 600 मेरिट पॉइंट्स निकाल लिए, क्योंकि उसने कहा था कि उसे इस पिल को घोलने के लिए ड्रैगन किंग की एंशंट आईज की जरूरत है। इस क्षण प्रोटेगनिस्ट को उसकी मां का फोन आता है। उसने कहा कि उसकी बहन स्कूल नहीं जाना चाहती, और चूंकि प्रोटेगनिस्ट अपनी बहन के करीब है, उसे इन समस्याओं को हल करने के लिए वहां जाना होगा। फिर वह पूछता है कि क्या उसकी आंटी मैरी ने उसकी बहन से कुछ कहा था। उसकी मां कोई जवाब नहीं देती। फिर वह तय करता है कि वह अपने परिवार को ठीक करने के लिए वहां जाएगा। बाद में क्लासरूम में वह सोच रहा है कि उसे नए कपड़े खरीदने की जरूरत है। इसलिए वह अपनी गर्लफ्रेंड को साथ चलने के लिए बुलाता है, और वे एक बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं। वह पूछती है कि वे वहां क्या करने आए हैं, और वह जवाब देता है कि वे कपड़े खरीदने आए हैं। लेकिन वह कमेंट करती है कि वहां के कपड़े महंगे हैं, और लियो कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वे अमीर हैं और वह महंगे कपड़ों के लिए भुगतान कर सकता है। और फिर वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचता है। हालांकि वह इस बात से बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होती है। और वहां पहुंचने पर सब कुछ लग्जरियस है, और वहां के लोग बहुत फेडल लग रहे हैं, और ये उसे और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देता है। वह कहता है कि पास में ही महिलाओं के कपड़ों का एक स्टोर है, इसलिए वह उसे साथ चलने के लिए बुलाता है। वह कहती है कि उसने पहले ही उसके लिए बहुत कुछ किया है और उसे महंगे कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। हालांकि वह नहीं सुनता और कहता है कि वह उस बहुत सुंदर ड्रेस के लिए भुगतान कर सकता है, और वह कोने में शर्माते हुए कहती है कि ये चीजें बहुत महंगी हैं। इसी पल स्टोर की अटेंडेंट उनके साथ बदतमीजी करती है, यह कहते हुए कि वे गरीब हैं और वे महंगे कपड़ों के लिए भुगतान नहीं कर सकते। लिली, जो पहले से ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, वह और भी ज्यादा एम्बेरेस्ड हो जाती है और स्टोर से बाहर निकल जाती है। और प्रोटेगनिस्ट उसके पीछे भागता है, ये पूछते हुए कि क्या हुआ, क्योंकि वह हाल ही में अजीब व्यवहार कर रही है। अपने होंठ चबाते हुए वह कहती है कि वह भले ही सुंदर हो, लेकिन वह गरीब है और उसने कभी अमीरी वाली जिंदगी का सपना नहीं देखा था। लिली, जो पहले से ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, वह और भी ज्यादा एम्बेरेस्ड हो जाती है और स्टोर से बाहर निकल जाती है। और प्रोटेगनिस्ट उसके पीछे भागता है, ये पूछते हुए कि क्या हुआ, क्योंकि वह हाल ही में अजीब व्यवहार कर रही है। अपने होंठ चबाते हुए वह कहती है कि वह भले ही सुंदर हो, लेकिन वह गरीब है और उसने कभी अमीरी वाली जिंदगी का सपना नहीं देखा था।
वह अपने काम से सब कुछ जीतना चाहती है, और अब जब वह अमीर है तो लोग उसके पैसे की वजह से उसकी ओर ज्यादा आकर्षित महसूस कर रहे हैं। और उसे नफरत है कि लोग उसे यह सोचकर देखते हैं कि वह उसके साथ केवल पैसे के लिए है। फिर वह रोने लगती है, यह कहते हुए कि वह उसके लिए काफी नहीं है। तब लियो कहता है कि वास्तव में वे दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि वे शर्मीले और डरपोक हैं और कठिन चीजों का सामना कर रहे हैं। धोखा खा जाने के बाद उसने सोचा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन भगवान ने उसे एक और मौका दिया जब वह अपनी गर्लफ्रेंड लिली से मिला। उसने उसे कॉन्फिडेंट बनाया, और इसीलिए वह खुशकिस्मत था कि वह उससे मिला। अब वह उसे भी कॉन्फिडेंट बनाना चाहता है और उन बुरे लोगों को दिखाना चाहता है जिन्होंने उसके साथ बदतमीजी की थी, कि वह उसकी लड़की है। और फिर वह जो उसने अभी कहा उससे हैरान हो जाती है। फिर लियो उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचता है, यह कहते हुए कि वह किसी को भी उसे नीचा नहीं दिखाने देगा। फिर वह उसे वापस उसी स्टोर पर ले जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो सेल्सवुमन को लगता है कि वह हिक वापस आ गया है। फिर वह सभी कपड़ों की ओर इशारा करने लगता है कि वह चाहता है कि वह उन सबको पैक कर दे। तब वह औरत बिना किसी रिएक्शन के रह जाती है और हंसने लगती है। वह पूछती है कि क्या वह मजाक कर रहा है क्योंकि उसने एक सस्ती शर्ट पहनी है। वह कहती है कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। तब लियो अपने बैंक का एप्लीकेशन खोलता है और वर्चुअल असिस्टेंट से यह बताने के लिए कहता है कि उसका बैंक बैलेंस क्या है, और उसका बैलेंस 10 मिलियन से ज्यादा है। तब वह हैरान हो जाती है और वह पूछता है कि क्या इतना काफी है। तब वह हाँ कहती है और अपनी मूर्खता के लिए माफी मांगती है, और कहती है कि वह अभी स्टोर के उन सभी प्रोडक्ट्स को पैक कर देगी। और वह बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अगर वह स्टोर के सभी टुकड़े बेच देती है तो उसे एक बहुत मोटा कमीशन मिलेगा। लिली चिंतित हो जाती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अपनी गर्लफ्रेंड को आंख मारता है जैसे कि उसे शांत रहने के लिए कह रहा हो। आधे घंटे के बाद सेल्सवुमन कहती है कि उसने स्टोर के सभी टुकड़े पैक कर दिए हैं, और कहती है कि बिल 5 मिलियन आया है, और कहती है कि उसने उसके लिए थोड़ा डिस्काउंट दिया है। फिर वह मजाक उड़ाते हुए पूछती है कि क्या वह क्रेडिट कार्ड से भुगतान करेगा या कैश में। वह जवाब नहीं देता। फिर उसे दोबारा पूछना पड़ता है। तब लियो कहता है कि दूसरी तरफ एक अच्छा स्टोर है और वह वहां जाकर देखेगा। वह पूछती है कि क्या वह मजाक कर रहा है क्योंकि उसने उससे सारे कपड़े पैक करने के लिए कहा था। और अभी भी मजाक उड़ाते हुए वह मेंशन करता है कि उसने वाकई में कहा था, लेकिन उसने कभी नहीं कहा था कि वह उन सबको खरीदेगा। और वह कहता है कि वह एक बेवकूफ है क्योंकि कोई भी स्टोर के सारे कपड़े नहीं खरीदेगा, और उसे लगता है कि वह इस काम के लायक नहीं है। और फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है और वे दूसरे स्टोर पर चले जाते हैं। लिली कहती है कि वह बहुत आगे निकल गया और उसे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। और लियो कहता है कि उसके लिए सीखना अच्छा था क्योंकि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को नीचा दिखाया था। फिर वह पूछता है कि क्या वह बेहतर महसूस कर रही है, और वह हाँ कहती है। स्टोर की सेल्सवुमन आगबुला हो जाती है और कहती है कि उन्हें इसका भुगतान करना होगा। फिर वह अपना सेल फोन लेती है और चेस को कॉल करती है ताकि वह स्थिति को सुलझाने के लिए वहां जा सके। घंटों बाद लियो और लिली कई कपड़े पहनकर देख रहे हैं और कई अलग अलग लुक्स के साथ आईने के सामने पोज दे रहे हैं। फिर उनके बीच एक रोमांटिक माहौल भी बनने लगता है। लियो कहता है कि एक कहावत है कि कपड़े इंसान को बनाते हैं। फिर वह पूछता है कि वह कैसा लग रहा है, और लिली कहती है कि वह बहुत अच्छा लग रहा है। लियो कहता है कि उसे अपने पिता और अपनी माँ के लिए भी कपड़े खरीदने हैं, और पूछता है कि क्या वह उसकी मदद कर सकती है, और वह चेहरे पर मुस्कान के साथ हाँ कहती है। चेस पहुंचता है और स्टोर की सेल्सवुमन रो रही है। वह बताता है कि हुक्स ने उसे लियो को पीटने के लिए कहा था, लेकिन लियो ने उसके सभी गुर्गों और हुक के गुर्गों को सीधे अस्पताल भेज दिया, और केवल वही बचा क्योंकि वह वहां यह नाटक करने में कामयाब रहा था कि वह लियो की प्रशंसा करता है, और यहां तक कि उसे अपना मास्टर बनने के लिए भी कहा था। तभी प्रोटैगनिस्ट शॉपिंग मॉल के कॉरिडोर में दिखाई देता है, और सेल्सवुमन उसकी ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह वही व्यक्ति है जिससे वह चाहती है कि वह बदला ले। फिर वह यह कहते हुए जश्न मनाने लगती है कि वह युवक वहां घुटनों के बल भीख मांगेगा। तब लियो वहां चेस को देखता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है। सेल्सवुमन हैरान हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वे पहले से एक दूसरे को जानते थे। चेस घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि अपने मास्टर को वहां देखना अच्छा है, और सेल्सवुमन यह सब देखकर हैरान रह जाती है। वह नहीं जानती कि वह क्या सोचे। तब सेल्सवुमन कहती है कि यही वह लियो था जिससे वह चाहती थी कि चेस बदला ले। हालांकि इसी पल चेस उसे उसकी ब्लाउज से खींचता है और उसे भी नील करवाता है। उसे अपने मास्टर से पंगा लेने के लिए बेवकूफ कहता है। लियो पूछता है कि वह इस औरत के साथ क्या कर रहा है,
और वह समझाता है कि वह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। फिर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या चेस किसी ऐसी जगह के बारे में जानता है जहां वह कार खरीद सके, क्योंकि उसने बहुत सारे कपड़े और खाना खरीदा है और अब उसे एक कार की जरूरत है। और चेस कहता है कि वह उसे वहां ले जाएगा और उसे अपनी वैन में आने के लिए कहता है। फिर वे अंदर जाते हैं और चले जाते हैं, सेल्सवुमन को वहां फर्श पर अकेला छोड़ देते हैं। लिली को समझ नहीं आता कि चेस लियो से क्यों डर रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे और उसके गुर्गों को पीटा था। तब प्रोटैगनिस्ट बहाना बनाता है, ये कहते हुए कि शायद उसने उसे अपने चार्म से प्रभावित किया है। वह वहां अपनी गर्लफ्रेंड से कार चुनने के लिए कहता है, लेकिन उसे ज्यादा समझ नहीं आता। तभी सेल्समैन आता है और अपना परिचय जैक के रूप में देता है और वह कई कारें दिखाना शुरू कर देता है। वह 9 लाख की एक कार दिखाता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को वो पसंद नहीं आती। फिर वह 1.5 मिलियन की एक कार दिखाता है और लियो को यह कार भी पसंद नहीं आती। तभी सेल्समैन पूछता है कि उसे कौन सी कार चाहिए, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। तभी एक घमंडी ग्राहक वहां दिखाई देता है और सेल्समैन से कहता है कि चिंता न करे, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वह लियो का अपमान कर रहा था। वह अपना परिचय मिस्टर ली के रूप में देता है और वह कहता है कि सेल्समैन बहुत अनुभवी है, इसलिए उसे पहले से ही कल्पना कर लेनी चाहिए कि उस लड़के के पास लग्जरी कार के लिए पैसे नहीं हैं। सेल्समैन वहां एम्ब्रेस्ड हो जाता है और मिस्टर ली का अभिवादन करता है। और मिस्टर ली कहता है कि वह वहां अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कार खरीदने आया है और वह पहले से ही एक बहुत महंगी कार चुन रहा है। फिर वह वहां लिली को देखता है और उसे बहुत सुंदर पाता है और उस पर डोरे डालने लगता है और वह अनकंफर्टेबल हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वे सिर्फ सामान्य लोग हैं, लेकिन हाँ, वह एक मेंढक जैसा दिखता है जो हंस को खाता है। और वह लड़की वहां पूछ रही है कि क्या प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि वह हंस जैसी दिखती है, और कहती है कि वह क्यूट है। तब यह मिस्टर ली शिकायत करता है कि क्या वह सच में मेंढक जैसा दिखता है, और उसकी गर्लफ्रेंड सुधारती है, यह कहते हुए कि उसका वह मतलब नहीं था। फिर लियो को आखिरकार एक कार मिल जाती है जो उसे पसंद आती है और वह चुनता है। और सेल्समैन कहता है कि इस कार की कीमत 4 मिलियन है। तब वहां हर कोई अपनी आंखें घुमाता है ना? मुझे भी लगने लगा है कि प्रोटैगनिस्ट के पैसे जल्द ही खत्म हो जाएंगे। और आप लोग, अगर आप 10 मिलियन जीत जाएं तो क्या करेंगे? हमें वहां कमेंट्स में बताइए। फिर वह कहता है कि वह इस कार को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उपहार के रूप में लेगा, और मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड कहती है कि उसे भी अपने लिए एक चाहिए। तब वह उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि वह बहुत आगे बढ़ रही है। वह शोरूम से एक सुपर कार में निकलते हैं और लियो और लिली नए कपड़ों और सनग्लासेस के साथ वहां स्टाइलिश लग रहे हैं। फिर वे शहर में तेज रफ्तार से निकलते हैं और जब वे यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो वहां हर कोई उन्हें देखने लगता है जहां से वे गुजरते हैं। वे उस सुपर कार को नोटिस करने लगते हैं। फिर वे उस चमकती कार से उतरते हैं और सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। और लियो कहता है कि अब वे स्पॉटलाइट्स में हैं और लिली कहती है कि वह बहुत उत्साहित होगा। अब फिर वह कहता है कि वह जल्द ही कल सुबह अपने गृहनगर जाएगा और वह चाहेगा कि वह साथ चले। और वह जवाब देती है कि उसके माता पिता से मिलना बहुत जल्दी होगा और वह नहीं जा सकती, क्योंकि कल उसे अस्पताल में अपने पिता के साथ रहना होगा। तब प्रोटैगनिस्ट उसे कार के साथ दबाता है और पूछता है कि क्या वह उसे मिस करेगी, लेकिन वह भाग जाती है क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं और वह हंस रहा है। डॉर्मेट्री के अंदर हर कोई हैरान है क्योंकि वह यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की को डेट कर रहा है। फिर वे पूछते हैं, सुपर कार किसकी है? तब लियो समझाता है कि उसने एक बहुत कीमती पेंटिंग जीती थी और उसे बेच दिया। तो अब वह एक मिलियनेयर है और यह कार उसकी गर्लफ्रेंड के लिए एक उपहार थी, लेकिन उसे गाड़ी चलाना नहीं आता, इसलिए कार उसके पास ही रह गई। उसका दोस्त कहता है कि वह एक खुशकिस्मत लड़की है और उसके अन्य दोस्त उससे कहते हैं कि सिर्फ इसलिए कि वह अमीर हो गया है, उन्हें न भूले। तब लियो कहता है कि जब वह अपनी ट्रिप से लौटेगा तो वह उन सभी के लिए डिनर का खर्चा उठाएगा। अगली सुबह वह अपने माता पिता के घर जाता है। वे देहात के दूसरे शहर में हैं। रास्ते के बीच में वह एक लड़के को ट्रैक पर संकेत करते हुए देखता है। फिर वह रुकता है और लड़का समझाता है कि कार खराब हो गई है। फिर वह पूछता है कि क्या वह उन्हें चोंग नान नामक शहर तक लिफ्ट दे सकता है। वे कहते हैं कि वे जल्दी में हैं। तभी वह सज्जन कार से उतरते हैं और पूछते हैं कि क्या वह उन्हें लिफ्ट दे सकता है। तभी प्रोटैगनिस्ट की डिवाइन आइज अपने आप एक्टिवेट हो जाती हैं और वह इस सज्जन से निकलने वाली एक शक्तिशाली शक्ति को महसूस करने में कामयाब हो जाता है। उसे जल्द ही एहसास होता है कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह बुजुर्ग वहां कोई साधारण बुजुर्ग नहीं थे। प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में ब्लडी एनर्जी और इंस्पायरिंग एनर्जी जैसे शब्द आते हैं। ब्लडी एनर्जी का मतलब है कि उस सज्जन ने 1,000 से ज्यादा लोगों को मारा होगा।
लेकिन वह इंस्पायरिंग एनर्जी में भी शामिल थे, जो प्रोटैगनिस्ट को महसूस कराती है कि वह उनके पास एक विशालकाय व्यक्ति हैं। और फिर प्रोटैगनिस्ट उल्लेख करता है कि वह इस सज्जन के पास छोटा महसूस करता है। तब प्रोटैगनिस्ट लिफ्ट का प्रस्ताव देता है, ये कहते हुए कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के साथ यात्रा करना खुशी की बात है, और उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। सज्जन कहते हैं कि प्रोटैगनिस्ट एक दिलचस्प लड़का है और उसे धन्यवाद देते हैं। जो लड़का सज्जन के साथ है वह पूछता है कि क्या उसे लड़के की तलाशी लेने की जरूरत है, लेकिन सज्जन कहते हैं कि सब ठीक है, क्योंकि वह एक अच्छा लड़का लग रहा था। फिर वे वहां कार में बैठते हैं और यात्रा पर निकलते हैं। सज्जन पूछते हैं कि क्या इससे प्रोटैगनिस्ट को देरी नहीं होगी, क्योंकि उसे उसे उस शहर में ले जाना होगा। लेकिन लियो कहता है कि नहीं, क्योंकि वह पहले से ही उसी जगह जा रहा था, और सज्जन इस इत्तेफाक से हैरान है। ये बुजुर्ग सज्जन पूछते हैं कि क्या प्रोटैगनिस्ट ने माइल्स लिन नामक व्यक्ति के बारे में सुना है, और वह कहता है कि उसने नहीं सुना। फिर सज्जन उसका नाम पूछते हैं और प्रोटैगनिस्ट अपना नाम बताता है। तब सज्जन कहते हैं कि वह उन्हें जा बुला सकता है। जल्द ही वे अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। सज्जन कार से उतरते हैं और प्रोटैगनिस्ट को एक कार्ड देते हैं, ये कहते हुए कि जरूरत पड़ने पर वह उन्हें कॉल कर सकता है। और प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि उस कार्ड पर उनके नाम और नंबर के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके तुरंत बाद प्रोटैगनिस्ट को अपने सेल फोन पर एक नोटिफिकेशन मिलता है, और उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ इस सज्जन की मदद करने के लिए 100 मेरिट पॉइंट्स जीते हैं। फिर वह तय करता है कि वह भविष्य में और भी अच्छे काम करेगा। अपने माता पिता के घर जाने के रास्ते में वह एक पिटाई का गवाह बनता है। फिर वह कार की खिड़की नीचे करता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है। लड़का कार के पास आता है और प्रोटैगनिस्ट उसे अनकले गैरी बुलाता है। और इसी पल हम प्रोटैगनिस्ट के परिवार के बारे में और अधिक देखना शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि उसके परिवार के अधिकांश लोग जर्क से बने हैं।